हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग जितने भी चैप्टर आते हैं सभी को क्लियर करेंगे। ये आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में ये आपको काम आने वाला है। इसलिए हम लोग इसको बहुत ही गहराई से शून्य से लेकर शिखर तक पहुँचेंगे। हम लोग इसमें एक ऐसा लेवल बनाया गया है जिसमें हर बच्चा, चाहे वो क्लास 8 का हो, क्लास 9th हो, 10th हो, 12 हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हो, ये व्याकरण का ऐसा सीरीज बनाया गया है जिससे आप सभी का पूरा तैयारी हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग बिना देर किए व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वर्ण, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसका हम लोग श्री गणेश करते हैं। पाठ 1 जिसका नाम है वर्ण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में। वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसे हैं, चलिए तो इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से जानते हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा एवं इसका परिचय और इसके कितने भेद होते हैं, सभी भेद का परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग इसके बारे में विस्तृत आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे इसके बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा क, ख, च, ट, म, ये सब दिख रहा है आपको। ये सब क्या है, वर्ण है, अक्षर है, लेटर है। इसको हम लोग वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, व्याकरण का जरूरत हर जगह पर है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ पर 10, 15, 20, 25 नंबर का पूछता ही है। यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको 50% हिंदी का व्याकरण रहेगा। इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी हिंदी जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आपको 50% ग्रामर का भाग पूछता है। तो उसमें प्रत्येक भाग को मतलब बड़ी से तैयारी करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम लोग इस वर्ण का परिभाषा देखिए, ये एक ऐसा परिभाषा दिया गया है जो छोटा बच्चा भी याद कर सकता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, ध्वनि मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड, इसलिए यहाँ पर ध्वनि क्या लिखा गया है, ध्वनि इकाई जिसे और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, जिसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है, देखिए वर्ण और वर्णमाला। वर्ण की परिभाषा वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के साथ है। समझिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, च, इस सब का और भी टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपके मन में ये सवाल आता है, सर हम लोग क को ऐसे लिख सकते हैं, क हलंत अ, भैया ये भी तो वर्ण ही है ना। अब इसको तोड़े तो वर्ण से छोटा किए क्या आप, शब्द को तोड़े। जैसे कमल, यहाँ पर कमल लिख रहे हैं और कमल को तोड़ रहे हैं तो क, म और ल, ये अलग अलग वर्ण हो गया। क एक वर्ण हो गया, म एक वर्ण हो गया और ल भी एक वर्ण हो गया। ये तीनों अलग अलग एक वर्ण हो गया, है कि नहीं। और कमल एक शब्द है, कमल एक शब्द है, जबकि क, म और ल ये अलग अलग क्या है, यह एक वर्ण है। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो इसको हम लोग तोड़ पाएंगे, लेकिन किस में तोड़ते हैं, इसको भी तो वर्ण में ही तोड़ते हैं। तो यही कहलाता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं या उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब है वर्णमाला। यहाँ पर देखिए वर्णमाला, वर्णमाला जानते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में समझिए। वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में समझिए। वरमाला क्या होती है इसके बारे में समझिए। वरमाला क्या है, जैसे देखिए वरमाला जानते हैं, वरमाला दूल्हा को जो पहना जाता है, दूल्हा दुल्हन को पहनाती है और दुल्हन दूल्हा को पहनाता है, वो वरमाला हो गया। तो वरमाला कैसे बनता है, तो एक एक गेंदा का लड़ी जोड़ देते हैं तो एक क्या बन जाता है, माला बन जाता है। माला एक एक मोती जोड़ेंगे तो भी एक माला बन जाएगा। मतलब बहुत सारे वर्णों के समूह को जब वर्ण एक एक वर्ण जुड़ के एक लड़ी बना देगा, एक समूह बना देगा, ये क्या कहलाएगा, एक माला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक माला बन जाएगा। क्या बनेगा, एक माला बनेगा। क्या बनेगा, एक माला बनेगा। ठीक है,
तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह, सीरीज, लाइन बाय लाइन एकदम हो, है कि नहीं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये एक व्यवस्थित सीरीज है कि नहीं है? तो वर्णों के व्यवस्थित सीरीज को, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर समूह आ रहा है, अभी आपको बताए हैं। जब गेंदा का फूल जुड़ जाए, फूल जुड़ेगा तो फूलमाला बन जाएगा, है कि नहीं? वर्ण जुटेगा तो वर्णमाला बन जाएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला के भाग समझिए, यानी वर्ण के भेद। तो हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी में वर्ण के कितने भेद? दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर क्या है? अब ये समझिए, हम युवा अवस्था में हैं, हमको लाठी की जरूरत नहीं है। जब हम बुढ़ा हो जाते हैं तो हमको लाठी की जरूरत पड़ती है। तो जो लाठी की जरूरत पड़ता है वो व्यंजन। हाँ, युवा अवस्था में हमको लाठी की जरूरत नहीं है तो हम स्वर। इसको अपनी भाषा में समझाने के लिए बोले। तो समझिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता, इसको सहायता नहीं चाहिए, इसको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, उच्चारित करने के लिए, इसको उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, समझिए हमको चलने के लिए लाठी की सहारा नहीं चाहिए, किसी और के पीठ का सहारा, कंधा का सहारा नहीं चाहिए, तो युवा अवस्था में है। तो वैसा ही इसमें है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, जिसको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से या किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का भी सहायता लिया जाए वो व्यंजन, और जिनके उच्चारण में, यानी जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वह खुद स्वयं अपने आप पर निर्भर होकर बोलता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, स्वर वर्ण। जिनको बोलने के लिए, जिनको उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए या किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाती है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आपको यहाँ बताएं हम, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। इसमें कोई दिक्कत, तकलीफ? देखिए, जहाँ पर तकलीफ हो वहाँ पर हमसे पूछेंगे, बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला था स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे कि करके यहाँ पर पहला है स्वर वर्ण, पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं समझिए। अभी आपको बताए हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। यानी कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में इनकी कुल संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में कुल 11 है। कौन कौन होती है यहाँ पर देखिए? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। इनकी कुल संख्या हो गई 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ अ से अनार, आ से आम, ई से ईख, ई से ईख, यहाँ पर हर्षई है, यहाँ पर दीर्घई है, यहाँ पर जोड़ पड़ेगा, उस से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। यहाँ पूछा जाएगा ओखली में कौन सा वर्ण है, मतलब कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। ओखली में ओ स्वर लगा हुआ है, एड़ी में ए स्वर लगा हुआ है कि नहीं? नोट, स्वतंत्र स्वर, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतंत्र है, जब चाहे जैसे चाहे इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गए स्वर वर्ण। इसके बाद हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। अच्छा, स्वर वर्ण का पहले भेद है। स्वर दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। स्वर के दो प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी, संस्कृत में इसको हम पढ़ते हैं तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर भी पढ़ लेते हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं प्लुप्त स्वर, ठीक है। चलिए इसको भी बता देते हैं आपको। हिंदी में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, गहराई तक पढ़ेंगे तो आपको प्लुप्त स्वर भी मिलेगा, है कि नहीं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। चलिए इसको बताते हैं आपको ये होता क्या है, समझिए। ह्रस्व स्वर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्टकट समझिए। ह्रस्व मतलब एक मात्रा वाले, जिनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, या ये समझिए जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से दुगुना समय लगे, उसे
दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुप्त भी रहता अगर तो प्लुप्त किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे या दीर्घ से 2 गुना समय लगे या सबसे अधिक समय लगे उसे हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। समझ में आ गया। ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। यहाँ पर है अ मतलब अगर, ई मतलब इधर, उ मतलब उधर, री मतलब ऋषि। इससे बहुत सारे वर्ण बन सकते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है, अ, हर्षई, हर्षऊ और री। अब आते हैं दीर्घ स्वर में। अब देखिए जिन स्वरों के उच्चारण अधिक समय में होता है, जिन स्वरों का उच्चारण स्वर से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व से दुगुना समय लगता है या अधिक समय में लगता है होता है इसका उच्चारण, उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। ये 2 मात्रा वाले हैं, मतलब इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसकी संख्या 7 होती है। कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा इसकी संख्या 3 होती है। आ, दीर्घई और दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ ये सब चले जाते हैं प्लुप्त में, मतलब संयुक्त स्वर में चले जाते हैं। संयुक्त स्वर भी इसको हम लोग कहते हैं। ये संयुक्त स्वर में चले जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुट कर 2 स्वरों को मिलने से बना हुआ है। अगर देखा जाए तो आ भी 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ है, ई भी, उ भी, लेकिन ए, ऐ, ओ को और औ को हम लोग ये समझते हैं कि 2 स्वर को ये जुड़ने से ये बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग अलग भाग में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर, इसीलिए हम आपको यहाँ पर क्या बताए हैं कि ये दीर्घ स्वर की संख्या ही 7 होती है। ये दीर्घ स्वर की संख्या हो जाती है 7 और 7 4 दोनों मिलकर 11 बन जाते हैं। और इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या 11 हो जाती है। ह्रस्व स्वर में 4 और दीर्घ स्वर में 7, ये 7 4 मिलेगा, इधर 11 बन जाएगा। ठीक है। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा वाले होते हैं जबकि दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले। ह्रस्व की कुल संख्या 4 और दीर्घ की कुल संख्या 7 होती है। इसमें किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आगे देखते हैं हम लोग। अब है स्वर की मात्रा। देखिए ध्यान दीजिए, ये मात्रा होती है, ये मात्राएं 10 होती है। अच्छा 11 होती तो 10 ही है, एक मात्रा विहीन होता है। इसको समझिए, स्वर के लिखित रूप के साथ लगने वाले चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कमल, कमल में कोई भी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन राम, राम में आ शब्द का प्रयोग किया गया, आ का मात्रा लगा है, ये आ की मात्रा है। किताब में ई की मात्रा है, हर्षई की। सीता में दीर्घई की मात्रा है। कुत्ता में हर्षऊ की मात्रा है। फूल में दीर्घऊ की मात्रा है। कृपा में री की मात्रा है। मेरा में ए की मात्रा है। नैया में ए की मात्रा है। मोर में ओ की मात्रा है और औरत में औ की मात्रा है। हुआ ना 10 गो। इसमें ये मात्रा विहीन है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये मात्रा विहीन होती है। मात्राएं कुल 10 होती है। स्वर में मात्राएं की संख्या कितनी होती है? 10। स्वर में मात्राएं की संख्या 10 होती है। आ की मात्रा, हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, ऊ की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा, दीर्घऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और इधर औ की मात्रा। ये 10 हो गई। कुल 10 मात्राएं होती है जिनसे ये शब्द बना हुआ है। क जोड़ अ जोड़, जैसे क जोड़ अ मिला तो क बना, का जोड़ आ मिला तो का बना, इसमें का है कि नहीं। क जोड़ हर्षई मिला तो की बना, क जोड़ दीर्घई तो की दीर्घई वाला, क जोड़ू तो हर्षऊ, क जोड़ू तो दीर्घऊ मैंने दीर्घऊ को, है कि नहीं। जैसे हम लोग क पर का, क हर्षई की, क दीर्घई को, क हर्षऊ को, क दीर्घऊ को, क पर एक लेके, क पर 2 लेके, क पर तारकुन को, बार्जुन को, क अनुस्वार कंक, क विसर्ग का ऐसे होता है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर मात्राएं। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, क अगर का, क हर्षई की, तो यहाँ पर ये मात्रा है। क अगर का, क हर्षई की, ये क्या है? मात्रा है। इसकी संख्या होती है 10। ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अन्य सभी स्वरों की अलग अलग मात्राएं होती है, इसलिए इसकी संख्या हो जाती है 10। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं व्यंजन। अब पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े स्वर, स्वर क्या होती है, स्वर के भेद कितने होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन क्या होती है और व्यंजन के भेद कितने होते हैं। हालांकि व्यंजन का परिभाषा आपको हम बता दिए हैं,
व्यंजन क्या होता है, इसे किसे कहते हैं, और यहाँ पर फिर एक बार बताया गया है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है या किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में व्यंजन, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। ये 3 मुख्य भेदों में बांटे जाते हैं, इसको मुख्यतः 3 भेदों में बांटे जाते हैं। यहाँ पर लिखा होगा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। हालांकि इसके और भी संख्या होती है, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। इसके व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद और इसकी संख्या मुख्य रूप से 33, मुख्य रूप से इसकी संख्या 33 से होती है और स्वर की संख्या मुख्य रूप से 11 ही होती है, 33, 11, 44 से होते हैं। बाकी सब अलग हैं, इनकी मुख्य रूप में गिनती नहीं होती है, अलग से हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, व्यंजन बोलने की विशेषता, तो व्यंजन अकेले नहीं बोले जाते बल्कि किसी और की सहायता से बोली जाती है। इनके उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इनके बिना शब्द पूरे नहीं होते हैं, इनके बिना कोई भी शब्द पूरा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, व्यंजनों की संख्या, जैसे आपको पढ़े स्पर्श व्यंजन, अब यहाँ बताया ना, इसका पहला भेद होता है स्पर्श, इसकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या होती है 25, इसमें वर्ग होते हैं 5, इसमें वर्ग होते हैं 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अच्छा, और इसमें भी एक एक वर्ण नहीं है, अंग, इसका 5वां वर्ण नहीं है इसमें, अंग, य, अण, न, म, है कि नहीं। तो 5, 10, 15, 20, 5, 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या हो जाती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, उष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। ध्यान दीजिए, और ये कुल इस प्रकार से बन जाती है 33। ध्यान दीजिए, 25, 4, 29 और 4, 33। स्पर्श व्यंजन 25 गो, अंतस्थ व्यंजन 4 गो, उष्म व्यंजन 4 गो और कुल व्यंजन संख्या हो गई 33। इस प्रकार से व्यंजन की कुल संख्या हो जाती है 33। व्यंजन की कुल संख्या हो जाती है 33। स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 4, उष्म की संख्या 4, ये हो गया कुल 33। अब ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन क वर्ग, इस वर्ग स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बढ़ता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग में, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5, 25, 25 वर्ण हो गए। और अंतस्थ व्यंजन में आता है तलाबे स, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल और व, और उष्म व्यंजन में आ जाता है तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें आ जाएगा तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह उष्म व्यंजन, और य, र, ल, व आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। इस प्रकार से कुल व्यंजन वर्णों की संख्या हो जाती है 33। व्यंजन स्वरों के साथ मिलकर ही शब्द और अर्थ बनाते हैं। जब तक व्यंजन नहीं मिलेगा तब तक कोई स्वर शब्द बनने वाला नहीं है और उसका अर्थ भी निकलने वाला नहीं है। आगे देखिए, व्यंजन के भेद अभी हम लोग पढ़े हैं ना, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद। व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को, जीभ क्या करती है, मुंह के किसी भाग को छूती है। जीभ जो होती है मुंह के किसी भाग को छूती है, यानी स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित होती है, 5 वर्गों में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ पर इसके उच्चारण स्थान में दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। इसमें 5 के वर्ण है, क से अंग, च से य, ट से अण, त से न और प से म। इसकी कुल संख्या हो जाती है 25। वैसे ही अंतस्थ व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बीच में होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बीच में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल और व, ये स्वरों के बीच इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसकी कुल संख्या होती है 4। उसमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास मतलब हवा, सांस अधिक मात्रा में निकलती है, हवा अधिक मात्रा में गर्म निकलती है, जब निकलेगा बाहर तो गर्म नहीं निकलेगा, अधिक मात्रा निकलती है, उस व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या होती है 4। तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसकी संख्या हो गई 4।
इसलिए यहाँ पर कुल संख्या इसको हो गई 33। स्पर्श 25, अंतःस्थ 4, ऊष्म 4, कुल व्यंजन 25, 4 4 33। व्यंजन स्वरों के सहारे से बोले जाते हैं और बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते। समझ में आ गया? अब है संयुक्त व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से। ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजन का ही भेद है, मुख्य रूप से उसके तीन भेद आपको बताया गया। ये इसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसे दो या दो से अधिक स्वर मिल रहा है तो संयुक्त स्वर बनाया है, वैसे ही दो या दो से अधिक व्यंजन मिलेगा तो संयुक्त व्यंजन बनाएगा। और इसकी संख्या हो जाती है 4, छ, क और श मिलेगा तो इसे हम लोग लिखते हैं कक्षा। इसको पढ़ते हैं ना, इसको हम लोग कक्षा नहीं कक्षा पढ़ेंगे, कक्षा। ये कक्षा लिखा हुआ है क्योंकि ये क और स के मिलने से बना हुआ है कक्षा। शुद्ध उच्चारण करें तो पढ़ेंगे कक्षा, लेकिन लोग पढ़ते हैं कक्षा, यानी कुछ बचा तो कक्षा ही पढ़ लेता है इसको, है ना। अब है तरह, त और र के मिलने से बनेगा ये त और र। जैसे उदाहरण त्रिशूल, त्रिशूल, त और र आया। त्रिकोण, इसमें भी त और र आएगा। अब है ज्ञ, ये बनता है ज और यहाँ से, जैसे ज्ञान, तो इसको हम पढ़े जनान ना, जयान, जयान पढ़ेंगे। इसको अगर हम लोग शुद्ध पढ़े तो जयान लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है ज्ञान। जिससे यहाँ पर देखिए, अच्छा चलिए। अब है श्र, श और र के मिलने से बनता है जैसे श्री, श्रद्धा, श्रमदान। जैसे हम अभी देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ मेहनत करें, पसीना चूरा, हमको श्रमदान हो रहा है ना, शिक्षा दान हो रहा है, यहाँ पर श्रमदान नहीं हो रहा है। श्रमदान क्या करते हैं हम लोग? सुबह सुबह जो घर के काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सब श्रमदान है। यहाँ पर देखिए अन्य संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर ये अन्य संयुक्त व्यंजन भी है। इसको आगे आप लोग आगे पढ़ते हैं, ये 12 तक इसका कोई ज़रूरत नहीं है। संयुक्त व्यंजन लिखते समय पहले व्यंजन का हलंत रूप लगाया जाता है। सभी संयुक्त व्यंजन दो से अधिक व्यंजनों के मिल से बनते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, छ, त्र, ज्ञ और सर, इसकी संख्या होती है 4। कुछ और है। अब है अयोग बा, वे वर्ण जो स्वयं उच्चारण में सहायक नहीं होते, ये स्वयं सहायक नहीं होते हैं, बल्कि अन्य वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ये स्वयं सहायक नहीं होगा, बल्कि अन्य वर्णों के उच्चारण में सहायक होगा। कहाँ सहायक होगा? अन्य वर्णों के उच्चारण में सहायक होगा, अन्य वर्णों के उच्चारण में सहायक होगा। उन्हें हम लोग अयोग्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इसकी मुख्य संख्या 2 ही होती है, अनुस्वार और विसर्ग। ये भी होता है, लेकिन गिनती के तौर पर जब 52 प्रकार के हम लोग वर्ण पढ़ते हैं 52 संख्या में, तो इसमें यही आता है अनुस्वार और विसर्ग, उनकी संख्या नहीं होती है। अनुस्वार, जैसे अनुस्वार को बिंदु भी कहते हैं। विसर्ग है इसका नाम चंद्र बिंदु होता है। यह नासिका ध्वनि का सूचक है, यह श्वास ध्वनि का सूचक है, और ये नासिका है ध्वनि का सूचक है। जैसे संग, अंश, चंदन, अंडा हिंदी, दुख, नमः, प्रातः, दुःस्वप्न, यह यहाँ पर जैसे यह, माँ, चांद, आंसू, आंचल, यहाँ पर हम लोग अनुनासिक का प्रयोग है कि नहीं। और ये इसके नियम है, ये इसके नियम, ये यहाँ पर नियम दिया हुआ है कि नहीं। ये अयोगा होते हैं। आते हैं आगे, थोड़ा सा और है मात्र, बस 2 ही पेज बचा है मात्र। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, इसके बारे में समझते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में देखिए, आपको थोड़ा सा तेजी में पढ़ा रहे हैं ताकि आपका वीडियो थोड़ा सा कम समय में हो, ताकि आप इसको देख पाए, इसलिए हम थोड़ा सा तेजी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कम समय में ज़्यादा काम। व्यंजनों के उच्चारण में जो भेद प्राण और स्वतंत्र है, मतलब आवाज़ के प्रयोग के आधार पर होता है, उसे क्रमशः अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष कहते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण देखिए ध्यान से, व्यंजनों के उच्चारण में श्वास के वेग के आधार पर इसके 2 भेद, अल्पप्राण, महाप्राण, और कंपन के आधार पर इसके 2 भेद, घोष और अघोष। कंपन के आधार पर 2 भेद, घोष और अघोष, और श्वास के वेग के आधार पर 2 भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। कम श्वास के वेग से उच्चारित होने वाले को अल्पप्राण कहेंगे, अधिक श्वास के वेग से उच्चारित होने वाले शब्द को महाप्राण कहेंगे। इसमें कम वेग लगता है और इसमें अधिक वेग लगता है। ये कौन कौन होते हैं? सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन
ये सब अल्पप्राण होते हैं, तथा द्वितीय चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम सभी वर्ग का, जैसे क का प्रथम क, इसका तृतीया ग और इसका पंचम यानी अंग, है कि नहीं, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी हो जाएंगे अल्पप्राण, जबकि इसका दूसरा और चौथा जो बच गया वो हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और घोष क्या होता है, तो आवाज के साथ उच्चारित, ये आवाज के साथ उच्चारित होने वाले को घोष कहते हैं, और आवाज के बिना उच्चारित होने वाले शब्द को अघोष कहते हैं। घोष क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण आवाज के साथ होता है, जबकि अघोष व्यंजनों का उच्चारण बिना आवाज के होता है कि नहीं। इसमें और सारे उदाहरण जो दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। आगे है वर्णों का उच्चारण स्थान। किसी वर्ण का उच्चारण मुख्य जिस भाग से होता है उसी स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। ध्यान दीजिए, कंठ से किसका उच्चारण होता है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, कंठ। कंठ के बाद में आता है तालु, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मुंह, मुंह के बाद दांत, दांत के बाद ओठ, ओठ के बाद में नाक, उसके बाद अंतस्थ और इसको समझिए, पहले कंठ तो कवर्ग, कंठ के बाद है तालु तो चवर्ग, तालु के बाद में मुंह तो टवर्ग, उसके बाद में दांत तो तवर्ग, उसके बाद में ओठ तो पवर्ग, बच गया नाक तो अंतिम पांचवा वर्ण, उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में हो जाता है मध्यभाग, इसमें होता है यर लव, और उसमें हो जाता है तलावे समूर्धंश दंश, है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, इसके उच्चारण स्थान है, नीचे भी यहाँ पर उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका वर्ण क्या होता है, समाप्त। तो हम लोग यहीं पर आन देते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि हमारा वीडियो सभी के पास पहुंच पाए, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो से वंचित नहीं रह पाए। सभी को